चैप्टर 3 टिश्यूज इन एक्शन। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक ब्रीफ देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले। राइट साइड वाले पीडीएफ पे अगर आप देखेंगे तो सारे टॉपिक्स डिस्कस्ड है। अगर हम टॉपिक को पहले से डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स है तो पढ़ते समय ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो शुरू करते हैं टॉपिक्स के साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम पुराने चैप्टर्स पे स्टडी करे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। फिर हम छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे प्लांट वर्सेस एनिमल टिश्यू। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है 3 टाइप के वो देखेंगे हम। पहला आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर दूसरा देखेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में टाइप्स आएंगे एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वहीं पे अपन परमानेंट टिश्यू अगर देखेंगे तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा। फिर अपन जो भी ये प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे वो कैसे अरेंज्ड होते हैं वो जानेंगे अपन प्लांट टिश्यू सिस्टम में। फिर उसके बाद आएगा हमारा एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में अपन पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज जो आउटर कवरिंग होता है। फिर आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो लिंक और सपोर्ट प्रोवाइड करने में काम करता है। फिर आएगा मसल टिश्यू और फिर लास्ट पढ़ेंगे अपन नर्वस टिश्यू। तो ये हम 4 एनिमल टिश्यूज अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा ह्यूमन मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, यानी कि इसमें किस तरह से स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारा जो स्केलेटन है और मसल्स कैसे जुड़े हुए रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक पे अपन थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे, स्कल क्या काम करता है कैसा होता है वो देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे और रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ जॉइंट। उसमें किस किस तरह के जॉइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट और फिक्स जॉइंट। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में देखे थे कि किस तरह से लाइफ का शुरुआत होता है, यानी जब लाइफ फॉर्म करता है तो एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड करता है मल्टीपल सेल्स में और फिर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाता है। फिर वही लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है हमारे स्किन को बनाता है, मसल्स बनाता है, बोन बनाता है, नर्व्स बनाता है और बाकी सारे ऑर्गन्स को बनाता है। ये जो प्रोसेस है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसे नेचर का मार्वल, मार्वल यानी कोई वैल्यूएबल जेम जिसको बोलते हैं, तो ये इतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक छोटा सा सेल। ये सारी चीज़ें अपन चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से सेल डिवाइड होता है और उसका क्या हायरार्की होता है। सेल क्या होता है? बेसिकली सेल एक छोटा सा लिविंग यूनिट होता है जो फॉर्म करता है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? जब मल्टीपल सेम टाइप के सेल्स, सिमिलर फंक्शन ग्रुप्स, एक सिमिलर टाइप के सेल्स होंगे जो सिमिलर फंक्शन फॉर्म करेंगे और वो जो है टुगेदर फॉर्म करते हैं क्या? टिश्यू। मोर देन वन टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ जुड़ते हैं तो बनाते हैं हमारे ऑर्गन्स। फिर वही ऑर्गन्स जो है अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो है पूरा बनाता है ऑर्गेनिज्म को। फिर अपन डिस्कस किए थे चैप्टर 2 में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, ये सारे जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये एक ही सेल जो है वो पूरा लाइफ का फंक्शन सारा चीज़ वो अकेला परफॉर्म कर सकता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन और प्लांट जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमारे पास अलग अलग फंक्शंस है, लीवर सेल्स, स्किन सेल्स, जो भी सारी चीज़ें अलग अलग सेल्स होते हैं और उनका काम भी है अलग 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 फंक्शन करना। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में अपन देखे थे। यहाँ पे एक एग्जांपल बताया जा रहा है जैसे मसल टिश्यू जो मूवमेंट का काम करेगा, नर्वस टिश्यू जो बेसिकली ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, अलग अलग बॉडीज में जो भी सिग्नल भेजना है वो हमारे नर्वस टिश्यू का काम है। फिर प्लांट में अपन देखते हैं जाइलम जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम और ये फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये अपन डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा टॉपिक फर्स्ट, व्हाई आर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कैसे प्लांट और एनिमल टिश्यूज डिफरेंट होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी अपन समझेंगे। मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड। अब देखो प्लांट जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं एनिमल की तरह, तो उनके पास
होता है सेल वॉल, उनके सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और अगर एनिमल के केस में देखेंगे तो एनिमल मूव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हो गया है स्पॉन्जेस वगैरह। ये स्पॉन्जेस जो है वो एक ऐसा एनिमल है जो मूव नहीं कर सकता, तो बाकी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, उनको सेल वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और उनका जो सेल का शेप होता है वो चेंज हो सकता है इजीली, और इसी वजह से देखो सेल का शेप अगर चेंज होगा ना तभी मूव कर पाएगा। वो मूवमेंट कैसे कर पाएगा वो अपन मसल सेल्स में डिस्कस करेंगे जब अपन मसल्स के टिश्यूज को पढ़ेंगे तब। ये हो गया तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिस वजह से लोकोमोशन यानी मूवमेंट करने में मदद करेगा। इसी वजह से एनिमल सेल्स को मूवमेंट करना है तो उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और एक और मेजर डिफरेंस देखेंगे जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल जो है वो वॉक कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो फूड अपना बाहर से ऑप्टेन करेंगे, बट अगर उनके अगर टिश्यूज़ की बात करेंगे तो उनके पास अलग अलग टिश्यूज़ होता है, ठीक है। स्टमक के अंदर अलग टिश्यू होता है जो फूड को डाइजेशन करने में काम करता है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी को यानी कि सन का जो लाइट है वो एब्जॉर्व करता है और उनको कन्वर्ट करता है एटीपी में। फिर वो एटीपी जो है वो फूड सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट के केस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यूज, ओके। प्लांट्स और एनिमल्स के पास अलग अलग टिश्यूज होता है फूड को ट्रांसफर करने में और वाटर को भी ट्रांसफर करने में, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली अपन बात किए थे जाइलम और फ्लोएम का, तो जाइलम ट्रांसफर करता है हमारा वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है हमारे फूड को। ये प्लांट के केस में होता है, बट इन ह्यूमन के केस में एकदम डिफरेंट होता है। ह्यूमन क्या करेगा, वाटर को ड्रिंक करेगा एंड देन वहाँ पे किडनी जो है आगे का वाटर को प्रोसेस करेंगी एंड देन वो थ्रू यूरिनेशन जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज कर देगी, और जो वाटर है वो जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग सेल्स को पहुंचाएगी। तो अलग अलग टिश्यूज यानी कि प्लांट में अलग सेल्स होते हैं और ह्यूमन में अलग सेल्स होते हैं जो फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि क्यों है हमारे यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है ना कि कैसे और क्यों है डिफरेंट इतना हमारा एनिमल और प्लांट टिश्यू के बीच में। दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। अब ये देखेंगे जो कोई प्लांट्स है अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो कैसे ग्रो कर रहा है और कौन सा टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वो पढ़ेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। अगर प्लांट जो है लेंथ में ग्रो करेगा तो उसके लिए एपिकल मेरिस्टेम आएगा। फिर प्लांट जो है girth यानी कि जो मोटाई, ठीक है, इसको अपन डिस्कस करने वाले। और रीग्रोथ यानी कि कहीं से आप कट कर दोगे वहां से एक नया ब्रांच आ सकता है, ठीक है। ये इस प्रोसेस को अपन रीग्रोथ बोलते हैं। तो प्लांट का जो ग्रोथ है वो तीन टाइप में देखता है, एक तो प्लांट लंबाई में बढ़ेगा और दूसरा प्लांट मोटाई में बढ़ेगा यानी कितना थिक हो रहा है उसका जो स्टेम है वो कितना थिक हो रहा है, ठीक है। फिर रीग्रोथ यानी कि अगर कोई एनिमल्स उसको खा गया तो फिर वो फिर से वो रीग्रो कर सकता है, या फिर कहीं ब्रांचेस उसका टूट गया तो वहाँ से एक नया बड डेवलप होके वो पूरा एक नया ब्रांच बना लेगा। तो इस प्रोसेस को रीग्रोथ बोलेंगे। ये तीन तीन प्रोसेस होते हैं बेसिकली ग्रो करने में, और ये तीन प्रोसेस में अलग अलग टिश्यूज कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये ऐसे सेल्स यानी कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, इनसे जुड़कर ये बहुत सारे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एक साथ जुड़ के बनाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब भी नाम सुनाई में आए तो ये ध्यान रखना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कौन से सेल से बनते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से, यानी कि वो सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं। अब इसी वजह से जो है प्लांट हमारा लेंथ में ग्रो करता है, थिकनेस में ग्रो करता है और रीग्रोथ करने की भी उसकी कैपेबिलिटी होती है। तो किसकी वजह से होती है ये सारी चीज़ें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने समरी में बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तीन टाइप के होंगे। तो सबसे पहला हमारा होगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये लंबाई में ग्रो कराता है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है। बेसिकली दो जार लिया गया है, दोनों को पानी से भर दिया गया है और दो अनियन बल्ब लिया गया है,
ऑब्जर्व द ग्रोथ रूट्स इन बोथ बल्ब फॉर फ्यू डेज। सो पहले तो अपन ग्रो करा है रूट दोनों ही जार में, ठीक है। मेजर द लेंथ, लेंथ को मेजर करो, डे 1, डे 2, डे 3, तीनों दिन। ऑन डे 3 कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन बल्ब। अब तीसरा दिन में जार बी का रूट को लगभग 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर दो, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है लाइन, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप कट कर दो, ठीक है। अब सोचोगे फिर कट करने के बाद क्या होगा। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे अगले 7th डे में, यानी कि और एक्स्ट्रा उसको 3 दिन तक के छोड़ दो, ठीक है। तो आप ये नोटिस करोगे जो जार बी है ये आगे और ग्रो नहीं हो रहा है, बट जार ए जो है ये फुल लेंथ में ग्रो कर गया, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो टिप पे होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वो अगर अपन कट कर देंगे तो रूट जो है आगे ग्रो नहीं करेगा। तो जार ए और जार बी दोनों में पहले रूट्स सेम साइज के थे, बट जार बी के अपन यहाँ से कट कर दिए, जिस वजह से ये आगे ग्रो नहीं किया, बट जार ए में जो है वो रूट्स आगे ग्रो करते गए। तो यही चीज़ एग्जाम्पल से बताया गया कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये टिप्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। टिप्स पे, किसके, रूट के टिप्स पे और प्लांट के भी टिप्स पे पाए जाते हैं। अपन और आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट बताया जा रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया था। जो जार ए में रूट्स थे वो कंटिन्यू ग्रो करते गए, ठीक है। बट जार बी में स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द टिप्स आर कट। इससे अपन को क्या पता चलता है, जो रूट्स है वो हमेशा टिप्स के तरफ से ग्रो करते हैं, ठीक है। और यही टिप्स क्या कंसिस्ट करते हैं, सेल्स विच आर डिवाइड कंटिन्यूसली। यानी कि जो रूट टिप्स है उसमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। अब वही टिप को अपन अगर कट कर दिए तो क्या सेल ग्रो करेंगे, नहीं करेगा, ठीक है। वी कंक्लूड दैट प्लांट हैव ग्रोथ जोन्स एट देयर टिप ऑफ देयर रूट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया तुम्हारा, जो प्लांट होता है उनके टिप्स पे हैव ग्रोथ जोन्स एट द टिप, रूट के और शूट के, और इसी को अपन क्या कहेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सो हमने क्या देखा था, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या कराता है, ग्रो इन लेंथ, यानी कोई भी प्लांट को लेंथ में ग्रो कराने में हेल्प करता है। सो ये हो गया तुम्हारा टॉपिक अबाउट एपिकल मेरिस्टेम। एक बार डायग्राम भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कहाँ पे होता है तुम्हारा एपिकल मेरिस्टेम। ये देखो, ये है तुम्हारा एक रूट का स्ट्रक्चर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। वैसे ही अगर रूट टिप को देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा होगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसको अपन बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इसको अपन कहते हैं शूट, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को तो जानते ही हो, ये क्या है, ये क्या है, रूट है। इस वजह से रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जहाँ पे शूट है उसको अपन क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। सो दिस इज द टॉपिक। अब अपन मूव करते हैं लेटरल में। मैंने बताया था जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या कर रहा था, लेंथ, ये जो लेंथ है लेंथ में ग्रो करने में मदद कर रहा था, यानी प्लांट कितना टॉल हो रहा है, राइट। वैसे ही जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है वो डायामीटर को इंक्रीज करता है, यानी ये जो तुम्हारा प्लांट का डायामीटर है ये थिकनेस में कितना ज़्यादा थिक होगा, ये कौन बनाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। देखो ये एक ट्री का जो है स्टेम कट करे है, तो ये बताने के लिए जो है इस तरह से ये ग्रो करेगा, ठीक है। एक और चीज़ इसमें अपन को एनुअल रिंग्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये एनुअल रिंग्स कैसे बनते हैं, बेसिकली यहाँ पे है तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। यही कैम्बियम जो है ओवर टाइम ग्रो करेगा। तो देख सकते हो ये अभी आपको कॉर्क यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ये बनाता है इस कॉर्क को, ऊपर जो छाल दिख रही है ब्लैक वाला, ये बनाता है कॉर्क, बनाता है कौन, कॉर्क कैम्बियम। तो यही चीज़ जब ये छोटा सा था
जब यहाँ पे समझ लो ये इतने साइज का था, वो धीरे धीरे हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, हर साल थोड़ा थोड़ा इस तरह से बढ़ेगा। जैसे जैसे चीजें एक्सटेंड होंगी वो इस तरह का जो है निशान छोड़ते जाएगा। और इसी जो ये जो लाइट और डार्क बैंड्स है, इसी को अपन कहते हैं एनुअल रिंग। ठीक है। सो मैं ये समझ में आ गया लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। लेटरल मेरिस्टेम, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट स्टेम्स ऑफ डाइकॉट, जो डाइकॉट प्लांट के स्टेम होते हैं वो सिर्फ लेंथ में ही नहीं, उनका डायमीटर्स या जो गिर्थ बोल सकते हो या थिकनेस बोल सकते हो, वो भी ओवर टाइम बढ़ता है। तो वो कैसे होता है? वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मे बी द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ऑब्वियसली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से ही हो रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब यानी कि यहाँ के जो सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। बट कौन सा वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? पहले अपन पढ़े थे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो है ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है। इफ यू हैव विजिटेड अ टिम्बर यार्ड और ऑब्जर्व द कट ट्रंक ऑफ अ ट्री, ये अगर ये ट्री ट्रंक को अगर आप देखोगे इसको कट करके बीच में से, तो तुम इस तरह के रिंग लाइक पैटर्न्स को नोटिस करोगे। ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स है रिंग लाइक पैटर्न्स, ये नोटिस करोगे। ठीक है, उसके सरफेस पे। इसको अपन क्या कहते हैं? एनुअल ग्रोथ रिंग्स। ठीक है, सम एनुअल ग्रोथ रिंग्स, कुछ जो है रिंग्स ये वाइड होते हैं, अगर आप देख सकते हो ये कुछ वाइड दिख रहे हैं और कुछ लाइट टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, सम आर नैरो, कुछ वाइड मिलेंगे और कुछ नैरो पतले पतले मिलेंगे। और यही है हमको बताता है जो प्लांट है वो कितना फेवरेबल कंडीशन उसको मिला था और कितना अनफेवरेबल कंडीशन मिला था। अब देखो, अगर प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नहीं ग्रो करेगा, तो जिस वजह से ये डार्क बैंड जो है ये फॉर्म करेगा। या कह सकते हो ये जो लाइट बैंड है वो एकदम नैरो रहेगा, यानी कि वो ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन था। अगर तुमको एनुअल रिंग्स, अगर वो जो स्ट्रक्चर है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अगर वो तुमको मोटे मोटे दिख रहे हैं, दैट मीन्स जो पेड़ है वो बहुत अच्छे से डायमीटर में ग्रो किया है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है वो जो सीजन था वो फेवरेबल था। तो ठीक है, यहाँ पे आपको जितने रिंग्स देखने को मिलेंगे, अगर 1 2 3 4 जितने रिंग है, अगर यहाँ पे 100 रिंग्स है तो तुमको ये पता चल जाएगा कि ये जो पेड़ है ये 100 साल से जी रहा है। ठीक है, यानी एक रिंग जो है वो 1 ईयर को इंडिकेट करता है। तो तुम इससे पेड़ कितने साल का ये पेड़ है वो तुम पता कर सकते हो। किससे? यही लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, यानी एनुअल रिंग की वजह से। तो बेसिकली लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही ये एनुअल रिंग फॉर्म होता है। और ये लेटरल मेरिस्टेम काम क्या करता है? गिर्थ को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? डायमीटर। डायमीटर बोल सकते हो, गिर्थ बोल सकते हो, या थिकनेस बोल सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक के बारे में। द इंक्रीज इन girth occurs due to the presence of actively dividing cell arranged in a ring in the stem। जो मैंने रिंग बताया था वो रिंग के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। कौन? तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज सेल्स डिवाइड, सेल्स डिवाइड करेंगे, नए सेल्स अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ कॉन्सेंट्रिक मैनर में ग्रो करेंगे, जिससे इंक्रीज होगा स्टेम का डायमीटर। और इसी टिश्यू को अपन बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कॉन्सेंट्रिक मैनर में ग्रो कर रहे हैं, यानी कि इनसाइड भी और आउटसाइड। देखो, कॉन्सेंट्रिक मैनर का मतलब ऐसा होता है कि सेंटर वाइज। ठीक है, ये रहा, ये तुम्हारा एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है मान लो। ठीक है, जब ये ग्रो करेगा इसी सेंटर के अराउंड ग्रो करेगा, इसी सेंटर के अराउंड ऐसे ग्रो करेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ ये एक सर्कल है, ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ ये भी एक सर्कल है, तो ये जो सर्कल है ये दूसरा वाला सर्कल, इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर हो गया, यहाँ पे एक सेंटर हो गया, ये दोनों दोनों का सेंटर क्या हो गया? अलग हो गया। ये ऐसे ग्रो नहीं करता है, ये हमेशा कैसे ग्रो करेगा? एक सेम ही सेंटर होगा, ये एक सेंटर है, इसके अराउंड ये बाहर भी एक सेल्स ग्रो करेंगे, इसके अंदर भी सेल्स ग्रो करेंगे, और जो सेंटर हमेशा ऐसे मेंटेन रहेगा। ये देखो, ये सर्कल है, देखो ये सभी सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये तीनों का सर्कल कहाँ पे है? ये तीनों का सर्कल कहाँ पे? यहाँ पे बीच पे है। इसी को अपन बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक।
कंसेंट्रिक मैनर, कंसेंट्रिक मैनर, यानी कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो ये रिंग फॉर्म हो रहा है, वो सभी रिंग का जो सेंटर है एक ही रहेगा। इसी को बोलते हैं अपन कंसेंट्रिक मैनर। देखो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो सेल्स है ये डिवाइड होंगे और नए सेल्स बाहर की तरफ भी बनाते जाएंगे और अंदर की तरफ भी, मतलब यहाँ पे भी एक ऐसे बनेगा, फिर बाहर भी एक बनेगा, अंदर भी बनेगा और इस तरह से बाहर भी, मतलब यानी कि तुम्हारा अगर ये स्टेम है तो ये यहाँ से सेल्स नए ग्रो करेंगे और इस तरफ भी नए सेल्स बन ग्रो करेंगे, तो तुम्हारे को इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला बीच वाला ये हट जाएगा, ये एक स्ट्रक्चर बनेगा और ये बाहर वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरह से यहाँ से और ग्रो करेगा, यहाँ से और करे ग्रो करते जाएगा। सो इसी से जो है डायामीटर तुम्हारा इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये टिश्यू हो गया तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अदर टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। अब यहाँ पे कभी कभी अपन प्लांट को कट कर देते हैं तो फिर भी वो ग्रो कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला अगर डायग्राम तुम ऑब्जर्व करोगे, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि यहाँ से जो है कट लगा दिए हैं, बट फिर भी यहाँ से एक नया बर्ड ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, और ये सेल्स मिलके बनाते हैं क्या? लेटरल मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो टिप्स पे प्रेजेंट होता है, किसके? रूट्स के और शूट्स के। अगर कोई यंग स्टेम है, ठीक है, उसको अगर अपन कट कर देंगे तो क्या वो कैसे ग्रो करेगा? ठीक है, द स्टेम स्टॉप ग्रोइंग इन लेंथ। ठीक है, बेसिकली वो जो है और लंबा हो नहीं सकता क्योंकि तुमने उसका टिप को काट दिया है। बट नया ब्रांच जो है वो अराइज होगा उसके नोड से, मतलब स्टेम के बीच में छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही नोड से एक क्या होगा? नया ब्रांच डेवलप होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, नया ब्रांच डेवलप हो रहा है तो उसका भी ऊपर टिप होता है, उसके पास भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, तो वहां से वो लेंथ में वो नया जो ब्रांच आया है वो लेंथ में ग्रो करेगा, तो प्लांट को फिर एक ओवरऑल लेंथ मिल जाएगा। इस टाइप का अगर आपका प्लांट है, मान लो ये गन्ने का प्लांट है, ठीक है, तो आपको इस तरह के आपको सेपरेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, गन्ने के पेड़ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो ये वाला पॉइंट है इसको अपन बोलेंगे नोड। ठीक है, ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड होगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? नोड। उसके बाद अब ये जो बीच वाला ये दो, ये एक नोड ये दूसरा नोड, ये दो नोड के बीच में जो पॉइंट है इसको अपन बोलेंगे इंटर नोड। इंटर नोड, ये जो है ये भी तुम्हारा हो गया इंटर नोड। तो नोड्स एंड इंटर नोड के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया है। सो बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड। ये तुम्हारा इंटरनोड हो गया, इंटरनोड का ये जो तुम्हारा है बेस, यहाँ पे तुम्हारा पाया जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, और जस्ट अबव द नोड, या कह सकते हो ये जो तुम्हारा नोड है उसके ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, द नोड इज अ पॉइंट ऑन द प्लांट स्टेम वेयर ब्रांच और लीव्स अराइज। ओके, अब यही जो तुम्हारा पॉइंट है यहाँ से तुम्हारा नया लीव्स अराइज होगा, यहाँ से तुम्हारा नया लीव्स अराइज होगा। अंडरस्टूड? द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। ये जो पार्ट है नोड्स के बीच में जो जो वाला पार्ट है उसको अपन इंटरनोड बोलेंगे। अगर आप ये वाला डायग्राम को देखोगे, ये लॉन वाला अनइवन प्लांट्स ग्रोथ दिखेंगे आपको, तो यहाँ से आप क्या करोगे? कट करते जाओगे, बट फिर कुछ दिन बाद आपको दिखेगा यहाँ से एक ब्रांच निकल आ रहा है, यहाँ से एक अनइवन ब्रांच, मतलब कहीं से भी ब्रांच निकल आएगा। अगर आप इसको कट करोगे उसके कुछ दिन बाद फिर नए नए ब्रांच आने चालू हो जाएंगे। तो ये क्यों होता है? इसी वजह से, इंटरनोड की वजह से। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मोर ब्रांचेस अपीयर अगेन, मतलब कुछ टाइम बाद से छोटे छोटे और पत्ते आने लगेंगे, छोटे छोटे घास के जैसे पत्ते आने लगेंगे। ठीक है, गिविंग अ
bushy appearance. Grass also appears after sometimes being mowed, यानी कि अगर कोई एनिमल्स को ग्रेस कर देगा तो कुछ दिन बाद जो है वो वापस आपको देखने को मिलेगा छोटा छोटा घास। ये जो टिश्यूज है जो प्रेजेंट है कहाँ पे, नोड के ऊपर और इंटर नोड के बेस पे, जहाँ से एक नया ब्रांच रिलीज होता है या नया ब्रांच जनरेट होता है, उस पोर्शन को या वहाँ पे पाए जाने वाले टिश्यूज को अपन क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। दस प्लांट हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो हमने ये देखा, एपिकल क्या कर रहा था, लेंथ बढ़ा रहा था। लेटरल मेरिस्टम क्या कर रहा था, मोटाई यानी थिकनेस बढ़ा रहा था या girth बढ़ा रहा था। इंटर कैलोरी क्या कर रहा था, नए ब्रांचेस ला रहा था या रीग्रोथ कर रहा था। तो ये तीन टाइप के हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखा है। ठीक है। द एपिकल मेरिस्टम लोकेटेड एट द रूट। ओके, जो एपिकल वाला होता है वो रूट के टिप पे और शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, जो लेंथ को बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टम लोकेटेड अलोंग द सरकमफ्रेंस। अब लेटरल मेरिस्टम में अपन देखे थे सरकमफ्रेंस बढ़ाने के लिए या girth बढ़ाने के लिए काम करेगा। कहाँ पाया जाएगा वो टिश्यू, सरकमफ्रेंस में पाया जाएगा। ठीक है, स्टेम के सरकमफ्रेंस पे। द इंटरकलरी मेरिस्टम में अपन क्या देखे थे, बेस पे। ठीक है, बेस ऑफ अ सर्टेन प्लांट जैसे कि ग्रास। ठीक है, जो क्या करेगा, नए प्लांट्स या नए ब्रांचेस को जनरेट करने में हेल्प करेगा आफ्टर द कटिंग। So together these meristems account for growth in length, girth and branching। तो ये तीनों मेरिस्टम जो है ये प्लांट के लेंथ को बढ़ाता है, girth को बढ़ाता है यानी थिकनेस को, और ब्रांच लाने में मदद करता है। तो ये हो गया तुम्हारा मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में। द सेल ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर स्मॉल। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनके जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनका थिन सेल वॉल्स होता है। जो सेल वॉल्स होते हैं वो पतले होते हैं, बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उनका, और बहुत गहरा साइटोप्लाज्म होता है, यानी साइटोप्लाज्म में काफ़ी जगह रहता है। बस ये इतना समझ लो, जिसके अंदर ऑब्वियसली अब साइटोप्लाज्म डेंस है यानी बहुत सारा जगह है, बहुत सारा जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप यूनिट 2 में पढ़े हो, मतलब मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था यूनिट 2 का, साइटोप्लाज्म क्या होता है डिटेल में बताया था। तो अगर आप पढ़े हो तो आप ऑब्वियसली आप समझ जाओगे ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है बहुत अगर गहरा हुआ यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो कई ज़्यादा ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट ऑब्वियसली। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ग्रो करना है, ना कि फूड या वाटर को स्टोर करना, तो भाई जनरली वैक्यूल तो एब्सेंट ही होंगे। सेल्स आर टाइटली पैक्ड। अब जो है सेल जो है वो टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल भी उनके बीच में जगह नहीं होता है या फिर कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है इस तरह से जो दो सेल्स है वो अरेंज्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं जगह बनाया हूँ, बट ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स है, उनके बीच में नो इंटरसेलुलर स्पेस, उनके सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलाउ देम कंटिन्यूस एंड रैपिड डिवीजन। देखो, यही कैरेक्टरिस्टिक के वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कंटिन्यूसली और रैपिड सेल डिवीजन कर सकता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था, उनका जो सेल वॉल जो है बहुत पतला और पतला रहता है यानी कि बहुत चिपके चिपके रहते हैं। दूसरा फीचर क्या था, प्रोमिनेंट और बड़ा न्यूक्लियस है, गहरा साइटोप्लाज्म है तीसरा, जिस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनल्स फिट हो सकते हैं। चौथा क्या था, वैक्यूल जो है पाए नहीं जाते क्योंकि उसको फूड स्टोर करना ही नहीं है। ठीक है, पांचवा क्या था, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और इसी सारे फीचर्स, ये पांच फीचर्स की वजह से वो सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है बहुत तेजी से रैपिड डिवीजन कर सकता है। अब ड्यू टू कंटिन्यूस सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐड न्यू सेल टू द प्लांट बॉडी। अब कंटिन्यूसली सेल डिवाइड होते रहेगा तो ऑब्वियसली नए नए सेल्स बॉडी में ऐड होते जाएंगे। कुछ जो नए बने हुए सेल्स है यानी कि न्यूली जनरेटेड या न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक की तरह ही रहते हैं, बट कुछ कुछ जो सेल्स है वो आगे डिवाइड नहीं कर पाते, या कह सकते हो वो जो है डिवाइड करने की क्षमता जो है वो खो देते हैं, लूज कर देते हैं। अब यही सेल्स जो डिवाइड करने की क्षमता खो दिए हैं उनके स्ट्रक्चर में एक चेंजेस आ जाता है।
और उनके फंक्शंस में भी चेंजेस आता है। और ऐसे टाइप के सेल्स को अपन बोलेंगे परमानेंट टिश्यू, यानी कि ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड करने की, तो वो चेंज हो जाते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू में। अब ये जो परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यू है, इनका काम एक्टिवली डिवाइड करना नहीं है, इनका काम है सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का। तो हमने दो टाइप के टिश्यूज पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा टाइप का टिश्यू क्या आ गया, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा था, लेंथ में, थिकनेस में और रीग्रोथ में हेल्प कर रहा था, यानी कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और परमानेंट टिश्यूज क्या काम करेगा, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, और उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन। So, what is the definition of differentiation? A process by which meristematic tissues specialize to perform specific function। यानी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक दूसरे स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसको अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यही जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिफरेंशिएशन होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज के बारे में देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट और द स्टेम ऑफ अ और द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ लीफ ऑफ एनी हर्बेसियस प्लांट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर आप माइक्रोस्कोप में इस तरह से एक रूट के टिप को कट करोगे, या नॉर्मली जनरली रूट को या प्लांट के स्लाइस को यहाँ से कट करोगे, ये रहा, यहाँ से अगर कट करोगे तो तुमको ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब इसमें से कोई सा एक पार्ट उठा लो, यहाँ से एक पार्ट उठा लो, इस पार्ट को अपन और डिटेल में जूम करके अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज। ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी आपको सेल्स दिख रहे होंगे उनका जो साइज है अलग है, शेप भी अलग है, फंक्शन भी अलग है। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कैन यू आइडेंटिफाई। अब ये पूछ रहा है कितने टाइप के आप सेल्स देख पा रहे हो यहाँ पे, या टिश्यूज देख पा, ये एक सेल्स हो गए, सेल्स मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं, तो ये वाले टिश्यू को अपन एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू बोलेंगे। दूसरे वाले जो टिश्यू का लेयर है वो कॉलेनकाइमा हो गया, तीसरा वाला लेयर हो गया पेरेन्काइमा। ये सारे टिश्यूज़ के लेयर है, अलग अलग टिश्यूज़ है ये सारे। तो यही तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सारे के सारे टिश्यूज सेम है या डिफरेंट है, वही पूछ रहे हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस अमॉन्ग देम, इनका फंक्शंस अलग होगा। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इन सारे सेल्स का काम क्या है, इतना सारा सेल्स का ज़रूरत ही क्या है, वो सभी चीज़ें देखेंगे। दीज आर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये सारे क्या है, परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल। ठीक है, सिंपल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के होंगे परमानेंट टिश्यू। अब तीन परमानेंट टिश्यू अपन पढ़ने वाले। तो सबसे पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी प्रोटेक्ट करने के लिए। सी, सबसे पहला आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को अपन सबसे फर्स्ट लेयर बोलेंगे, जो सरफेस दिखता है ना, ये यहाँ पे सरफेस, ये तुम्हारे सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, इसको अपन एपिडर्मिस बोलेंगे। ये क्या काम करेगा, व्हाट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, ये एपिडर्मिस जो है मैकेनिकल इंजरी से, वाटर लॉस से, या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाता है। बेसिकली ये जो है एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन वगैरह से भी बचा सकता है प्लांट को। ठीक है, ये एपिडर्मस लेयर की वजह से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एंटर नहीं कर पाते प्लांट के अंदर, तो प्रोटेक्शन का काम करता है एपिडर्मिस बेसिकली। तो मैंने बताया एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है, टाइटली पैक्ड रहेगा। ठीक है, सिंगल लेयर्ड रहेगा, ऑब्वियसली जितना टाइटली पैक्ड रहेगा प्रोटेक्शन उतना प्रोवाइड करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी हार्मफुल एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन है उससे, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, सभी प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, जितने भी पार्ट्स है ये सारे सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखा है अपना एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होता है जिसको अपन बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जो है वो वैक्सी लेयर रहता है। ठीक है,
दीज सेल्स आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटीन, जिसको अपन क्यूटिकल बोलेंगे। ओके, जो एपिडर्मिस का लेयर अगर देखोगे, उसके ऊपर जो सेल्स है क्यूटिकल बोलेंगे इसको, और ये बना किसका है? क्यूटीन का। ठीक है, एक वैक्सी लेयर होता है और ये वैक्सी लेयर बनता किससे है? क्यूटीन से। जब ये लेयर बन जाता है क्यूटीन का, तो उस लेयर को अपन बोलेंगे क्यूटिकल। तो ये जो है वाटर को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, जैसे डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में बेसिकली कैक्टस प्लांट देखने को मिलेगा। तो वैसे भी रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो अगर प्लांट पानी लूज कर देगा तो बेचारा सूख जाएगा। इस वजह से जो कैक्टस होते हैं उनके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर देखने को मिलेगा, जो वाटर को प्रिजर्व करके रखता है प्लांट के अंदर। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिtat, देखो ड्राई यानी सूखा हैबिtat जैसे रेगिस्तान, द एपिडर्मिस में बी कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो वैसे प्लांट्स में आपको क्यूटिकल जो है मोटा लेयर का मिलेगा, जिससे क्या करेगा? रेड्यूस द वाटर लॉस से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, वाटर लॉस कम करेगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय द स्टोमेटा, देखो एक प्रोसेस होता है जिसको अपन ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो प्लांट के सरफेस होते हैं ना, प्लांट के लीव्स या प्लांट का जो भी बॉडी पार्ट्स है, उनका जो सरफेस है ना, या एपिडर्मिस, बेसिकली एपिडर्मिस में ना बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और वाटर को रिलीज करने में मदद करता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच वेयर प्लांट रिलीज वाटर, यानी प्लांट जो है वाटर रिलीज करेगा, मतलब बाहर भेजेगा पानी को। कहाँ से भेजेगा? स्टोमेटा। स्टोमेटा समझ लो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, तो यहाँ से जो है वाटर को लॉस करने का काम करता है। तो इसी वजह से ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस ना हो, इस वजह से ड्राई हैबिटाट वाले प्लांट्स के जो एपिडर्मिस होते हैं उन पे थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल पाया जाता है। तो यही चीज़ है बस। द क्यूटिकल ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, क्यूटिकल जो मैकेनिकल इंजरी से भी प्रिवेंट करता है, और कोई पैरासाइट ना घुस जाए, वो अपने वैक्सी लेयर में उसको फंसा देता है या प्रिवेंट कर देता है, उसको एंट्री नहीं देता है। इन मैनी प्लांट्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज, अब कुछ कुछ प्लांट्स में जो है आपको एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे हेयर की तरह प्रोजेक्शन दिखेंगे। ठीक है, जैसे लौकी का पेड़, उसमें आप देखोगे उसके पत्तों में एकदम कांटेदार हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। एपिडर्मल सेल से ही वो अराइज करते हैं। ठीक है, इन रूट्स दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड रूट हेयर। अब रूट्स अगर देखोगे, रूट्स में भी ऐसे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रूट हेयर। ये क्या काम करते हैं? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। अब बेसिकली रूट हेयर का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सरफेस एरिया बचेगा तो वहाँ पे वाटर ट्रैप होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा, वाटर बोलो या मिनरल्स बोलो, सॉइल के अंदर जो भी वाटर एंड मिनरल्स है उनका एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। इन लीव्स द एपिडर्मिस कंटेंट पोर कॉल्ड स्टोमेटा, देखो मैंने बताया था जो एपिडर्मिस के सरफेस पे क्या पाया जाता है? स्टोमाटा। स्टोमेटा एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, मैंने बताया था। अपार्ट फ्रॉम गैसियस, देखो ये गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, उसके अलावा जो है इवापोरेशन का भी काम करता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी मैंने बताया था फिर से ऊपर कि गैसियस जो है, कोई भी वाटर रिलीज हो रहा है या गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, इसी स्टोमेटा के थ्रू, उस प्रोसेस को अपन ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ठीक है, और इवापोरेशन, इवापोरेशन भी करता है। ठीक है, वाटर वेपर्स का थ्रू स्टोमेटा, यानी कि पानी के छोटे छोटे बूंद स्टोमेटा से बाहर आ जाते हैं। 10 ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन पुल इन जाइलम। अब देखो यहाँ पे सिंपल साइंस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक पत्ती है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे स्टोमेटाज रहेंगे, यानी उसके एपिडर्मिस जो है उसके सरफेस पे बहुत छोटे माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ऐसे आईज आंखों से नहीं दिखेगा। तो ये जो स्टोमेटा है वहाँ से ट्रांसपिरेशन का काम करेगा। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर रिलीज। तो जैसे ये वाटर रिलीज हो रहा है ना, ये वाटर रिलीज हुआ, ये वाटर रिलीज हुआ, ये वाटर रिलीज हुआ, जैसे ये वाटर इस छेद से यानी स्टोमेटा से बाहर आया, ठीक है, ये जैसे ही बाहर आएगा ना, तो एक अंदर से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा। यानी ये मान लो स्टेम है, ठीक है, सॉरी ये मान लो तुम्हारा प्लांट है, ये तुम्हारा लीव्स है समझ लो, ये छोटे छोटे पोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा वाटर ऐसे रिलीज होगा, जैसे ये वाटर यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ से खिंचाव जनरेट होगा।
ठीक है। इस खिंचाव को अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसपिरेशनल पुल। कब होगा? जब स्टोमेटा जो है वाटर को रिलीज करेगा। ऐसे वाटर जैसे ही बाहर निकला ना, ठीक है, ये वाटर बाहर निकला तो अपने तरफ एयर को खींचने की, पुल करने की कोशिश करेगा ना। अब ये जो एयर पुल हो रहा है ना, जिस वजह से जो नीचे वाटर है वो ऊपर की तरफ खिंचाएंगे, तो इस वजह से अब यहाँ पे रूट्स है, ठीक है, सॉइल है। सॉइल में बहुत सारा, सॉइल में ऑब्वियसली हम पानी डालते हैं गार्डन में, तो वहाँ पे पानी है, मिनरल्स है। जब ये वाटर यहाँ से स्टोमेटा से बाहर आएगा, कौन सा प्रोसेस? थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जब ट्रांसपीरेशन होगा तो एक क्या जनरेट होगा? पुल जनरेट होगा। कौन सा पुल? ट्रांसपिरेशनल पुल। इस ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी फूड है वो ऊपर की तरफ या बाकी बॉडी की पार्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये तुम्हारा एक सबसे बढ़िया सा एग्जाम्पल हो गया कि किस तरह से मूवमेंट होता है चीज़ों का। सो हमने ये देखा, ट्रांसपीरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ से सिर्फ वाटर ही रिलीज हो, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वहाँ से वाटर के साथ रिलीज हो जाएगा प्लांट के बॉडी से। जैसे अपन ह्यूमन एक्सक्रीशन करते हैं तो वैसे ही प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब दूसरा आता है सपोर्टिंग लेयर। ठीक है, सपोर्ट करना। अब सपोर्ट कैसे कर रहा है वो देखते हैं। सपोर्ट करना मतलब खाना को स्टोर करना बोल लो, ठीक है, या प्लांट को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ऐसे करने से क्या सपोर्ट कर रहे हो ना तुम प्लांट को। तो ये कौन से सेल है जो सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्टिंग टिश्यू पढ़ेंगे अपन, सिंपल परमानेंट टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू बोल लो। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू के टाइप से पहला अपन ने क्या पढ़ लिया था? प्रोटेक्टिव लेयर, जो प्रोटेक्ट कर रहा है कौन? हमारा एपिडर्मिस। अब क्या बोलेगा? सपोर्ट करूंगा मैं। कैसे करेगा? सपोर्ट, यानी कि व्हाट कीप्स अ प्लांट अपराइट। कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्लांट को सीधे खड़े होने में मदद कर रहा है? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, उसका जो भी फ्लैश है वो। व्हाट एज अ फ्रेश ट्विग बेंट व्हेन अ ड्राई ट्विग ब्रेक। अब देखो यहाँ पे जो है, जो फ्रेश है वो इजीली नीचे बेंट हो जाता है, ठीक है, और अगर वो ड्राई रहता है, सूखा, तो टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई आर सीड कोट्स हार्ड? सीड कोट हार्ड क्यों होते हैं? ठीक है, एक्वेटिक प्लांट फ्लोट क्यों करते हैं? ये सारे आंसर के जवाब तुम्हें मिलेंगे जब तुम सपोर्टिंग टिश्यूज के बारे में पढ़ोगे। तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज और सिंपल परमानेंट टिश्यू। तीन टाइप के क्या क्या है सपोर्टिंग टिश्यू? कौन कौन है हमारा? पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेन्काइमा हो गया और स्क्लेरेन्काइमा हो गया। ये तीन टाइप के तुम्हारे सपोर्टिंग टिश्यू हो गए। सबसे पहले आएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में अपन देखेंगे, ठीक है, ये लिविंग सेल्स होते हैं। इनका जो वॉल्स होता है वो थिन होता है, ये लूजली पैक्ड होते हैं। इसके जो वॉल्स है वो पतले होते हैं और ये एकदम लूजली पैक्ड होते हैं। फिर आता है तुम्हारा मेन काम, सबसे इम्पोर्टेंट। पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना, बट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली प्लांट्स तो हर जगह से ग्रीन ही होता है। जहाँ पे ज़्यादातर एकदम ज़्यादा गहरा ग्रीन तुमको देखने को मिलेगा, समझ जाना वहाँ उस जगह पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और वो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे मेनली जो है ये पैरेन्काइमा प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पैरेन्काइमा का काम मेनली तुम्हारा फूड का स्टोरेज करना और कहीं कहीं पर फोटोसिंथेसिस का भी काम करना जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स हो। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक प्लांट्स जो है ना, यानी ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं। अब भाई सभी जीव को गैस की ज़रूरत है। गैस यानी जैसे ह्यूमन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लांट को वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो यार पानी के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा ना, तो प्लांट को ऊपर आना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो पैरेन्काइमा जो है ना वो अपने अंदर एयर भर लेता है। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स, कौन से सेल्स? ये जो अभी ऊपर मैंने दिखाया था, ये जो ऊपर मैंने दिखाया था ये पैरेन्काइमा सेल्स है। ये अपने अंदर एयर को भर लेते हैं। जब एयर को भरेंगे तो क्या होगा, जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनके बॉडी पार्ट्स है ऊपर फ्लोट करेंगे। तो जैसे ऊपर फ्लोट करेंगे तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हो गया पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा क्या करेगा? दो चीज़, सबसे पहले फूड को स्टोर करने का काम करेगा, स्टोर फूड, और दूसरा फोटोसिंथेसिस। बस इतना याद रखना है। अब सेकंड टाइप का सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यू अगर देखेंगे तो आता है ये कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो है हमने बताया था रबरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। अनइवनली थिकेंड, ये देखो ये इसका कोई वो नहीं है, अनइवनली थिकेंड होता है। ये अनइवनली है, सेल जो है कैसे भी पड़ा हुआ है, कोई एकदम
ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। और ये इसका जो वॉल्स होता है, सॉरी, ये रहा तुम्हारा थिक वॉल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये अनइवन सेल्स है, छोटा बड़ा कोई, और इसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही थिक है। ये तुम्हारा कोलन काइमा का, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, अनइवनली थिकन कॉर्नर्स ड्यू टू पेक्टिन। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पेक्टिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है रबड़ की तरह। तो ये जो पेक्टिन डिपोजिशन है किसके, उसके वॉल्स पे, किसके, कोलन काइमा के, जिस वजह से प्लांट को क्या मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी। बस इतना ही तुमको पढ़ना है। और ये काम करता है सपोर्ट प्रोवाइड करने का, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का, अलाउइंग द पार्ट ऑफ स्टेम्स एंड टेंडल्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो जो स्टेम्स है या टेंडल्स है वो बेंड हो सकते हैं बिना टूटे, किसकी वजह से, ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोलेनकाइमा। अब पढ़ेंगे अपन स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके जो वॉल्स होते हैं एकदम थिक होते हैं, और इनके पास होता है लिग्निन डिपोजिशन। क्या होता है, लिग्निन डिपोजिशन। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जैसे अपन कोकोनट का हेयर देखेंगे वो। और इसका स्ट्रक्चर जो वुडी स्ट्रक्चर रहेगा। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर डेड, देखो सेल्स आर डेड, दीज आर डेड सेल्स। दीज टिश्यू इज फाउंड इन स्टेम, कहाँ पे पाया जाएगा, स्टेम पे पाया जाएगा। जो लीव के वेन्स होते हैं, लीव के वेन्स क्या होते हैं भाई, लीव, ये तुम्हारा लीव्स हो गया। अब यहाँ पे तुमको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये लाइन लाइन, इसी को अपन बोलते हैं लीव का वेन्स, ठीक है। ये तुम्हारा वेन्स है, तो यहाँ पे तुम्हारा पाया जाएगा क्या, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ द सीड, जो भी सीड का जो मोटा पार्ट है, चमड़ा सा ऊपर सा, जो ऊपर रहेगा मोटा कोटिंग, वहाँ पे भी स्क्लेरेनकाइमा पाया जाएगा, ठीक है। जैसे नट हो गया, ठीक है, कोकोनट हस्क हो गया, वॉलनट शेल हो गया। वॉलनट जो अखरोट का जो शेल है वो बहुत हार्ड सा रहता है, वो डेड सेल है, ठीक है, वहाँ पे भी स्क्लेरेनकाइमा पाया जाएगा। तो समझ में आ गया। फिर से एक बार रिवाइज करें, पेरेन्काइमा में क्या देख रहे थे अपन, लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्स होता है, लूजली पैक होता है। काम क्या है उसका, फोटोसिंथेसिस और फूड को स्टोर करना। ये चीज ध्यान रखना, जहाँ पे पेरेन्काइमा आया, फूड स्टोर कर रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। कोलेनकाइमा क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, रबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा था, लिग्निन डिपोजिशन कर रहा था, मतलब बना ही है ये लिग्निन डिपोजिशन की वजह से, जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना रहा था, वुडी स्ट्रक्चर दे रहा था। कहाँ पे पाया जाता है, स्टेम में, लीव्स वेन में, वॉलनट के शेल हो गए, ठीक है, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, उनके जो हार्ड कवरिंग है, ये सब में स्केलेनकाइमा हो गया। फिर आता है कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, प्रोटेक्टिव, सबसे पहले प्रोटेक्टिव, फिर क्या पढ़े, फिर आएगा हमारा सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्ट कर रहा था। और इसके बाद आता है कंडक्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़े प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू, सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू, अब कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव में क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। सपोर्टिंग में क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अब कंडक्टिंग में क्या करेगा, फूड, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यूज जब नाम सुनने को आता है, कंडक्ट कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड का, वाटर का, मिनरल्स का। तो इसमें अपन अगर देखेंगे, प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम, ठीक है। इनके पास स्पेशल टिश्यू है जिसको अपन जाइलम और फ्लोएम बोलेंगे, ठीक है। ये जाइलम जो है कोई एक ही सेल नहीं है, फ्लोएम कोई एक सेल नहीं है। ये जाइलम जो बहुत सारे सेल्स को मिलाकर अपन बोलते हैं जाइलम। ये देखो, अगर जाइलम का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें तुम्हारा पाया जाएगा जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ये चारों चीज को मिला के तुम बोल रहे हो जाइलम। वैसे ही फाइलम कोई सिर्फ एक सेल नहीं है, फाइलम भी जो है, फ्लोएम भी बहुत सारे कलेक्टिव सेल्स को मिलाकर बनते हैं, जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव पोर, कंपेनियन सेल्स, ये सब चीज को मिला के अपन बोल रहे हैं क्या, फ्लोएम, ठीक है। देखो यहाँ पे बोले टुगेदर फॉर्म कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये सारी चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन रहा है। कॉम्प्लेक्स अगर याद नहीं हो रहा है तो कंडक्टिंग याद रख लो, कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यू, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप्स के सेल्स
से मिलकर बने हुए रहते हैं जो एक साथ काम करते हैं। अब जाइलम का काम क्या है? एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट। वाटर, जाइलम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को और मिनरल्स को। कहाँ से? फ्रॉम रूट्स टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये तुम्हारा जाइलम के बारे में हो गया। ठीक है। जाइलम इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। कंसिस्ट क्या करता है? ट्रैकिड, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। ट्रैकिड, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम फाइबर्स, वेजल्स, ये सारी चीज़ें कंसिस्ट करता है। ट्रैकिड्स एंड वेजल्स क्या काम कर रहा है? ये ट्यूबुलर और मोटे वॉल्ड के होते हैं। ठीक है। मीनवाइल जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम है। अच्छा, यानी कि ये जो ट्रैकिड्स है, वेजल्स है, ये सारे नॉन लिविंग या डेड सेल्स बोल सकते हो। बाकी जो जाइलम पेरेन्काइमा, ये लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम का। वाइल ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स, ये सारे प्राइमरली स्क्लेरेन्काइमेटस। ठीक है। वाई? बिकॉज दिस ट्रैकिड्स, वेजल्स and xylem fibers are dead cell, that is why we say sclerenchymatous। okay, जैसे जाइलम में अपन देख रहे थे ज्यादातर पार्ट डेड थे, बट फ्लोएम क्या है? मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। फ्लोएम क्या है? मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। बेसिकली फ्लोएम में क्या क्या पाया जाता है वो भी मैंने बता दिया था। सीव ट्यूब, देखो सीव ट्यूब्स ना छन्नी की तरह होते हैं, जैसे चाय का छन्नी होता है। ये देखो सीव पोर दिख रहा है, सीव पोर डायग्राम की तरफ देखो, सीव पोर। जैसे चाय छनते हैं वैसे सीव ट्यूब जी छन्नी जो है, छन्नी की जैसे होते हैं जो छानने का काम करते हैं। ठीक है। फिर उसमें पाया जाता है कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये सारी चीज़ें कंसिस्ट करते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और ट्यूब की तरह होते हैं। ऑब्वियसली यार ट्यूब की तरह होंगे क्योंकि खाने को ट्रांसपोर्ट करना है तो लंबा और ट्यूबुलर तो होना ही पड़ेगा। जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं बाय परफोरेटेड वॉल्स। आपको यहाँ पे वॉल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये परफोरेटेड वॉल्स है। यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पे परफोरेटेड वॉल्स है। ठीक है, और इस परफोरेटेड वॉल्स में छोटे छोटे छेद मिलेंगे, तभी बन गया वो सीव। अंडरस्टूड? ये देखो यहाँ पे तुमको बताएगा जॉइंड एंड टू एंड बाय परफोरेटेड वॉल्स। ठीक है, ये वॉल्स दिख रहे हैं। दीज सेल्स फॉर्म सीव ट्यूब्स। अब ये देखो, अब यही परफोरेटेड वॉल्स में छेद छेद होगा जिस वजह से उसको अपन सीव ट्यूब्स बोल रहे हैं। अब सीव ट्यूब्स क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, बस और कुछ नहीं। द सेलुलर फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब सेल्स आर रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सेल्स। अब ये कंपेनियन सेल्स है ना, यही बताएंगे सीव ट्यूब्स को कि खाना कहाँ से कहाँ ले जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स। देखो कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? ये पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। बेसिकली पेरेन्काइमा सेल्स क्या काम करते हैं? फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। अगर पेरेन्काइमा सेल्स यानी कि ये जो कंपेनियन सेल्स है फूड को स्टोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो बाकी ये जो सेल्स है सीव सीव ट्यूब्स, ये सारे सेल्स जो है फूड को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। अब मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन द सीव ट्यूब्स। ऑब्वियस सी बात है कंपेनियन सेल्स के अंदर अगर फूड प्रेजेंट है तो वही जो है लोडिंग और अनलोडिंग यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स को इन सेल्स के अंदर भर के रखना है या वापस ट्यूब सीव ट्यूब्स के अंदर छोड़ना है, ये कंपेनियन सेल्स का काम है। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है स्टोर फूड फूड स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है। रेजिन, टेनिन, लेटेक्स, ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लोएम फाइबर्स है वो डेड सेल की तरह होते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो फार वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो अभी अब तक के हमने सारे टिश्यूज पढ़ लिए हैं। कौन कौन से टिश्यूज पढ़े हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने अलग अलग टाइप के सेल्स देखे थे और परमानेंट टिश्यूज में अलग अलग सेल्स देखे। अब जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, यानी कि वो कैसे अरेंज्ड है उस बेसिस पे स्टडी करेंगे। सो वही चीज़ है। वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, हमने पढ़ लिया है। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उनके काम, उनका प्रोटेक्शन, सपोर्ट और कंडक्शन के बेस पे भी हमने पढ़ लिया है। इन प्लान बॉडी, अब प्लान बॉडी में यही जो टिश्यूज है ये अकेले काम नहीं करते, ये एक साथ काम करते हैं और ऑर्गेनाइज रहते हैं ग्रुप्स में। समझ में आया?
यही जो सेल्स हमने जो ऊपर पढ़ा है, जो प्रोटेक्ट, सपोर्ट और कंडक्ट कर रहते हैं, वो अकेले काम नहीं करते। कैसे काम करते हैं? एक साथ काम करते हैं और एक साथ ग्रुप्स में, लार्ज ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज रहते हैं। अब इसी को अपन बोलते हैं टिश्यू सिस्टम, यानी कि हम वही टिश्यूज को वापस से उनके अरेंजमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 टिश्यू सिस्टम। कैसे वो अरेंज्ड होते हैं? तो अरेंज्ड होने का पहला सिस्टम है डर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी कि दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग, यानी कि अगर जहाँ पे तुमको प्लांट का जो आउटर सरफेस दिख रहा है, ये आउटर सरफेस हो गया, ये आउटर सरफेस हो गया, जितना भी आउटर सरफेस तुमको दिख रहा है, आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, ठीक है, इसको अपन डर्मल टिश्यू सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और डर्मल टिश्यू सिस्टम का मेन काम है प्रोटेक्शन का, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जो अंदर के पार्ट्स है, ये देखो, अगर डायग्राम को तुम नोटिस करोगे, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? जाइलम है, फ्लोएम है। तो एपिडर्मल टिश्यू यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसके? लीव्स के। अब नीचे वाला डायग्राम देखो, ग्राउंड टिश्यू, ये अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। तो वैसे पहला टिश्यू अपन क्या देख लिए? डर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी कि सरफेस वाला, ठीक है। ये क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, ठीक है, किसको? इनर पार्ट्स को। और वाटर लॉस से बचाता है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी ना रिलीज हो जाए, ठीक है, तो प्लांट सूख जाएगा। तो ये भी अपना डर्मल टिश्यू सिस्टम ही रेगुलेट करता है। फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अब ये दूसरा टाइप का अरेंजमेंट है, यानी कि ये जो है पूरा बॉडी बनाता है, फ्लैश, ठीक है, जो भी हम कह सकते हैं, जो मांसपेशियाँ, जैसे इंसानों में मांसपेशियाँ होते हैं, वैसे प्लांट में जो भी उसका मांसपेशियाँ है, मेन बॉडी है, ठीक है। डर्मल और कंडक्टिंग के बीच वाला जो पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया। इट इंक्लूड्स पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी चीज़ें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते थे, ठीक है। तीसरा टिश्यू सिस्टम देखेंगे, वो है वस्कुलर, यानी कि जैसे हमारे बॉडी में किडनी हो गए, वेसल्स हो गए, जो जहाँ पे ब्लड जाता है, ठीक है, किडनी में वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, वैसे ही प्लांट में वस्कुलर सिस्टम जो होता है, कौन है वो? जाइलम, फ्लोएम, जो अपन पढ़े, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हम जो जितने भी टिश्यू पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, वो अरेंज कैसे होते हैं? यही 3 फॉर्म में अरेंज होते हैं। कौन कौन से फॉर्म? डर्मल टिश्यू सिस्टम में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के फॉर्म में। डर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या हो रहा था? जो आउटर सरफेस लेयर है, आउटर कवरिंग है प्लांट का, उसी को अपन डर्मल टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स को और वाटर लॉस से बचाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है, जो मांसपेशियाँ यानी मेन बॉडी है, ठीक है, और ये किसके बीच में होता है? डर्मल और कंडक्टिंग के बीच में होता है। फिर आता है हमारा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम है। तो हमने भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, याद है कि जो थिक क्यूटिकल है आउटर वॉल पे, वो किस तरह से एडवांटेजेस हो सकता है और कैसे वो डिसएडवांटेज भी प्रोवाइड कर सकता है। देखो, क्यूटिकल जो है वो वैक्सी मटेरियल है, जो एपिडर्मिस में पाया जाता है, वो वाटर लॉस से बचाता है। अब देखो, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है, वहाँ पे क्यूटिकल्स जो है नहीं होते जनरली, ठीक है। अगर क्यूटिकल्स वहाँ पे होंगे तो वाटर जो है अंदर जा नहीं पाएगा। इन केस ऑफ हॉट एरियाज या ड्राई एरियाज बोल सकते हो, उनमें क्यूटिकल ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर को बचाना है, वाटर को अंदर ही पैक रखना है, तो वहाँ पे उस केस में क्यूटिकल्स चाहिए रहता है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स है, वो ऑलरेडी प्लांट पानी के अंदर रह रहे हैं, अंडर वाटर में, तो उनके लिए वो डिसएडवांटेज हो जाता है, इसलिए उनमें क्यूटिकल नहीं होता है। अगर क्यूटिकल हुआ एक्वेटिक प्लांट के अंदर, तो वो डिसएडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो ऑलरेडी ट्रैप हो जाएगा, वाटर बाहर नहीं जा पाएगा, ऑलरेडी वो वाटर के अंदर है, और उसके अंदर का वाटर, प्लांट्स के अंदर का वाटर भी अगर अंदर ही रह गया तो उसको दिक्कत होगा ना। तो इसलिए अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो है वो, या उसके सरफेस पे क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता है, ताकि जो भी प्लांट के अंदर पानी भरा हुआ है वो बाहर आ सके, ताकि उसके आसपास ऑलरेडी बहुत सारे वाटर है ना। और इनके सब जो रेगिस्तान वाले डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें क्यूटिकल्स एडवांटेज का काम कर रहा है, एडवांटेज यानी हेल्पफुल। क्यों? ताकि वाटर को सेव करके रख रहा है, अंदर बाहर नहीं निकलने दे रहा है वाटर को। डेजर्ट में वैसे भी पानी नहीं है, तो ऑब्वियसली पानी बचाना है, तो क्यूटिकल उसके लिए एडवांटेज होगा, जबकि अंडर वाटर वालों के लिए डिसएडवांटेज होगा। यही चीज़ है। दूसरा चीज़ अपन ये देख रहे हैं, वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट, इट हैज़ टू ट्रैवल अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रू जाइलम। अब देखो, वाटर जो है, जैसे
तुम्हारा रूट्स है, ये तुम्हारा मान लो ये प्लांट का शूट है, ये ज़मीन के अंदर नीचे रूट्स है। अब यहाँ पे बहुत सारे वाटर रहेंगे, ठीक है। रूट्स जो है ये वाटर को एब्जॉर्व करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इट हैज़ टू ट्रेवल अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी नीचे खींचती है तो ये पानी को ऊपर जाना पड़ेगा मेहनत करके। हाउ डू डेड सेल्स ऑफ द जाइलम वर्क टुगेदर विथ लिविंग सेल्स ऑफ द लीव्स टॉप टू कीप अप द वाटर मूविंग। अब यहाँ पे बोल रहा है जो डेड सेल्स है किस तरह से काम कर रहा है पानी को ऊपर जाने में। तो मैंने बताया था ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा पानी निकालेगा, ठीक है। जैसे ही पानी निकाला तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो यहाँ का जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशनल पुल, कौन सा पुल पढ़े थे, इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इसी ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर जो है पूरे प्लांट्स के बॉडी में जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। यही तुम्हारा होगा आंसर। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ देर आर नो स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस। क्या होगा अगर स्टोमेटा ही नहीं होगा एपिडर्मिस में। ऑब्वियस ही बात है, स्टोमेटा जो वाटर को बाहर निकालने का काम कर रहा था, गैसियस को एक्सचेंज करने का काम कर रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे जो है प्लांट जो है वाटर को रिलीज कर ही नहीं पाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। फिर ये जो है ट्रांसपिरेशनल पुल वो भी काम नहीं करेगा, इस वजह से स्टोमेटा का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है, सिप्रा गुहा मुखर्जी इन कोलैबोरेशन विथ एस सी माहेश्वरी। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, एंथर का टिश्यू कल्चर किया था, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम में। उस एक छोटे से एंथर यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट से उन्होंने नया प्लांट बनाया था। अब ये एंथर क्या होता है, देखो भाई इस तरह का तुम फूल देखे होगे जिसमें इस तरह का एक तुमको देखने को मिलता है, छोटे छोटे एंथर और स्टिग्मा, ठीक है। ये तुम्हारा एक ऐसे फूल रहता है, ठीक है। ये फ्लावर्स में तुमको येलो येलो डस्ट दिखेगा, ठीक है, ये येलो डस्ट मिलेगा जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक फीमेल पार्ट जिसको अपन बोलेंगे स्टिग्मा। तो बेसिकली ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन पाया जाता है, बट ये वाला है क्या, इसी को बोलेंगे एंथर। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो सेंटर में पाया जाता है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया था, पहली बार ये जो एंथर है यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इनका छोटा सा टिश्यू निकाला। ये जो एंथर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का छोटा सा सेल टिश्यू निकाला और उसको कल्चर किया आर्टिफिशियल मीडिया में। यहाँ पे बहुत सारे मीडिया डाले हैं, यहाँ पे जो है इस सेल को कल्चर किया, ठीक है। कल्चर करने के बाद वो जो है रूट्स ग्रो किया, रूट्स डेवलप किया और शूट्स डेवलप किया। तो इस तरह से बायोलॉजी में उन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिया, ठीक है, कि हम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के छोटे से टिश्यू से एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। भाई ये छोटा सा एंथर का टिश्यू जब इन्होंने आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो किया ना, तो उसका रूट्स भी डेवलप हुआ और शूट्स भी डेवलप हुआ। अब उसी रूट्स और शूट्स को उसने जब मिट्टी में लगाया तो फिर वो बाद में देखा बहुत बड़ा हो के वो एक प्लांट सा डेवलप हुआ। तो कहने का ये मतलब है जो टिश्यू कल्चर है उस फील्ड में उन्होंने इस तरह से कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। बस इतना सा टॉपिक था।